हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसकी प्रश्नावली 3.1 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है वो कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण होंगे इक्वल टू में कुछ जीरो वगैरह लिखा होगा, समीकरण होंगी। उस समीकरण में कितने होंगे? दो चर होंगे। दो चर मतलब एक्स और वाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई की जगह पे चर आपके कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकता है, यू बी हो सकता है, आर एस हो सकते हैं, कोई भी चर पद हो सकता है। ठीक है, वो कितने होंगे? दो होंगे। दो चर पद होंगे, ठीक है। और रैखिक होंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है? आपने बहुपद में पढ़ा था। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें जिनकी घात कितनी होती है? एक होती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिन बहुपदों की घात एक होती है वो आपके रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद में एक घात किसकी होती है? चर पदों की होती है। तो यहाँ जो एक्स और वाई दो चर पद आएंगे, इनकी घात क्या होगी? एक होगी। ठीक है, और साथ में लिखा है युग्म। युग्म पे बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे लिखे जाएंगे। तो दो चर हो गए हमारे, ठीक है, इनको प्लस से लिखा। ये हमारे दो चर वाले दो चर लिख गए, और प्लस में कुछ कांस्टेंट भी होगा, वो हमने लिख लिया, सी लिख लेते हैं उस कांस्टेंट को, और इक्वल टू में जीरो कर दिया। ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण तैयार हो गई। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक्स के पास में कोई नंबर हो या ना हो, वाई के पास में कोई नंबर हो या ना हो। ऐसा थोड़ी नहीं है, फिक्स थोड़ी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, जैसे समीकरण आपके पास ऐसी आएगी आएगी ना। कोई भी आपने जैसे अभी पीछे देखा था आपने, बहुपद में 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक लिखा है 2, इसे गुणांक कहते हैं। तो जो गुणांक लिखा है ये नंबर है। ये नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं? इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, जो सारी समीकरणों को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब इसी के रूप में सारी समीकरणें होती हैं। द्विघात के लिए कौन सी होती है व्यापक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये द्विघात का होता है। बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ गुणांक वगैरह होगा, उस गुणांक को हमने ए कह दिया। यहाँ कुछ गुणांक होगा, उसे हमने बी कह दिया। और ये आपका सी है ही है कांस्टेंट। कोई नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई परेशानी नहीं। तो ये रूप आपका जो क्या है, वो दो चर वाली रैखिक समीकरण का रूप हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण लिख गई। इसमें दो चर भी हैं, एक्स और वाई, और रैखिक भी हैं, इनकी घात एक एक है। तो ये आपका क्या हो गया? दो चर वाली रैखिक समीकरण भी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं युग्म, मतलब इसके साथ एक समीकरण और होगी ऐसी ही। ठीक है, पेयर में होगी दूसरी समीकरण। जरूरी नहीं है वो सेम हो, अलग भी हो सकती है ना। अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ही एक समीकरण और होगी, तो हम लिख लेते हैं उस समीकरण को। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब दोनों हमने एक जैसी लिख दी। अब मैंने अभी बताया कि दोनों एक जैसी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। थोड़ी देर के लिए हम डिफरेंट मान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग है, तो इसको हम अलग अलग कैसे सेट करेंगे? तो हम पहली वाली समीकरण को, ये हमारी पहले नंबर की थी और ये हमारे दूसरे नंबर की थी। इस पहली वाली समीकरण में हम जो गुणांक हैं उनको a1 b1 और c1 लिख देते हैं, और दूसरी वाली में हम a1 a2 और ये B2 और ये C2। दूसरी वाली में हमने जितने भी गुणांक हैं उन पे दो नंबर लिख दिया, और पहली वाली समीकरण में पहले गुणांकों पे हमने एक एक नंबर लिख दिया। इससे ये दोनों समीकरणें क्या हो गई? अलग हो गई। यही आपकी व्यापक रूप कहलाएंगी दो चर वाली रैखिक समीकरणों के युग्म की। ये आपका क्या लिखा हमने? व्यापक रूप। मतलब सारी समीकरणें आपको इसी रूप में मिलने वाली हैं पूरे चैप्टर में। समझ में आ गया होगा आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म क्या है। दो चर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। दो चर होंगे, सीधी सी बात है। इसमें ए और बी आपके जीरो नहीं हो सकते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ए और बी कभी भी जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर ए और बी आपने जीरो कर दिए, ये ए और बी जीरो कर दिए दोनों समीकरण में, तो आप ध्यान से देखिए, जीरो की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स जीरो हो गया, वाई की गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो हो गया। तो दोनों चर खत्म हो गए। क्या हो गए? खत्म हो गए। अब खत्म हो गए तो आपकी ये दो चर कहाँ बची? दो चर वाली रैखिक समीकरण कहाँ बची? नहीं बची ना। इसीलिए ए और बी आपके जीरो नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें इस वाले चैप्टर में मेनली हमें इन समीकरणों को हल करने की कोशिश करनी है, या विधियां देखनी है हमें।
तो हमारे पास में इनको सॉल्व करने की दो विधि हैं, इनको हल करने की दो विधि हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी दो विधि हैं? एक तो है आपका ज्यामितीय रूप। कौन सा रूप है? ज्यामितीय रूप। और दूसरा आपका है बीजगणितीय रूप। ठीक है, पहला कौन सा रूप है? ज्यामितीय रूप। ठीक है, जिसे हम कहेंगे ग्राफीय रूप। ठीक है, या ज्यामितीय रूप कह सकते हैं। और दूसरा है बीजगणितीय रूप। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में हमें ज्यामितीय रूप से इसको हल करना है। ठीक है, ज्यामिति ज्यामिति में मतलब अगर हम ज्यामिति को सरल भाषा में कहें तो ग्राफ से हमें इसको हल करना है, ग्राफीय रूप से इसको हल करना है। वैसे तो मेनली हम उसको ज्यामिति ही कहेंगे क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर आता है वो। ठीक है, ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप से इनके हल की बात करनी है यहाँ पे, और ज़्यादा हमें बात नहीं करनी है इस बारे में। ज्यामितीय रूप है और आपका बीजगणितीय रूप से हल करना। ठीक है, बीजगणितीय रूप से। ये दो हल है हमारे पास में। ठीक है, बीजगणितीय रूप पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे ज्यामितीय रूप पे। ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए हमारे पास पहले समीकरणें आनी चाहिए। तो ये हमारे पास रैखिक समीकरणें हैं। इनका नाम क्या है? आपका रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो ज्योमेट्री में आपको मालूम है, आपने ग्राफ बनाए होंगे, नाइन्थ में नहीं बनाए होंगे तब भी आपको मालूम होगा कार्तीय तल होता है। तो कार्तीय तल पे भी ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। इसमें एक्स वाले और वाई वाली वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे दो चर हैं। और रैखिक समीकरण है तो सीधी सी बात है, आप दिमाग में रखिए, रैखिक समीकरण हमेशा एक सीधी रेखा देती हैं। कैसी ये समीकरण कैसी देंगी? सीधी रेखा देंगी, स्ट्रेट लाइन देती हैं ये। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस ग्राफ पे। ठीक है, इस कार्तीय तल के अंदर बनेगी। तो कैसे बनेंगी वो हम बाद में बात करते हैं। ये समीकरण हमें दी होती हैं, तो इन समीकरणों से हमें क्या चाहिए? ग्राफ पे अगर हमें बनाने हैं, ये लाइन बनानी है सीधी रेखा, एक पहली समीकरण मतलब एक समीकरण एक लाइन और दूसरी समीकरण दूसरी रेखा। तो इस हिसाब से ये दो समीकरणें हमें मिलेंगी और ये दोनों समीकरणें हमें क्या देंगी? दो रेखाएं देंगी। और जब दो रेखाएं देंगी तो हमारे पास बनाने के लिए ग्राफ पेपर पे क्या चाहिए? हमें ग्राफ पेपर पे हम बनाते हैं ये कार्तीय तल, और कार्तीय तल में अगर हमें कोई भी आकृति बनानी है तो उस आकृति को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? उनके बिना आप काम नहीं कर सकते। क्या चाहिए होते हैं आपको? निर्देशांक। क्या चाहिए होते हैं? निर्देशांक। निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? एक्स कॉमा वाई के रूप में। ये एक्स वाले अक्ष की वैल्यू हो गई और ये वाई अक्ष पे चली गई दूरी है, वैल्यू हो गई। ये अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, निर्देशांक चाहिए, एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखा रहता है, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई अक्ष पे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी है? इन दोनों समीकरणों से अलग अलग निकालनी है। इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय रूप पे। ठीक है, तो ग्राफ पे करने के लिए पहले तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन से समीकरणें बनाते हैं और उन समीकरणों को हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे। फिर सीधी सी बात है, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। यहीं पे आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा है और उसके बाद में दो तीन चीजें और हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में ये कहा है कि इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, हम इसको प्रॉपरली पूरा सॉल्व करके बताएंगे कि ग्राफीय विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आराम से समझेंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, मतलब शब्दों के रूप में ये प्रॉब्लम लिखी होती है। इसको हमें गणित के रूप में लिखना है, पहले गणितीय रूप में इसको लिखना है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे बीजगणितीय रूप में लिखना है इसको। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, हम निर्देशांक निकालेंगे बाद में। पहले हमें क्या चाहिए? दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है इससे। ठीक है, इन समस्या से। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, अमन ने 9 रुपए, है ना, रुपए 9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने अमन के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखे और उसने भी रुपए 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। ठीक है, इस स्थिति को ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें दो कंडीशन मिली है आपको। भाई देखिए, आपको सीधी सी बात है, जब दो चर की बात आ रही है तो आपको दो चीजें मिलेंगी, दो चीजों पे बात हो रही होगी। बैट बॉल, या दो लोगों की उम्र, या दो
चीज़ें जैसे पेंसिल और रबड़, या पेन पेंसिल, दो चीज़ों पे बात होंगी, मतलब दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, या दो पर्सन मिलेंगे, दो व्यक्ति मिल सकते हैं, या दो कोई भी और चीज़ें हो सकती हैं। और दो चीज़ें मिलने के बाद में दो शर्तें दी होंगी। पहली शर्त दी है 9 रुपए में इतनी चीज़ें और 18 रुपए में इतनी चीज़ें। ये दो शर्तें हो गई आपके पास, तभी आपकी समीकरण बनेगी। तो हम पहली वाली शर्त को पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पेंसिल और एक रबड़ के रेट निकालने हैं इसमें, ठीक है, प्राइस निकालने हैं। तो हल तो इसमें यही निकालना है कि हमें एक पेंसिल और एक रबड़ के रेट निकालने हैं, ठीक है, और कितने रुपए की एक पेंसिल है और कितने रुपए की एक रबड़ है, ये निकालने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पे सबसे पहले, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपए, ठीक है, एक्स रुपए मान लिया। दूसरा, माना एक दूसरा आइटम क्या है आपके पास, रबड़ है, ठीक है, एक रबड़ का मूल्य कितना, 22 रुपए, ठीक। तो देखिए, पहली शर्त हम यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या प्रश्न अनुसार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली शर्त में 9 रुपए में हमें दो पेंसिल और तीन रबड़। देखिए, एक पेंसिल एक्स रुपए की मिल रही है, मतलब 5 रुपए की मिल रही है, तो दो पेंसिल कितने की होगी, 10 रुपए की, मतलब हमने गुणा की, सीधी सी बात है। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है आपकी, तो दो पेंसिल कितने की हो गई, 10 की हो गई, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हमें यहाँ भी, अब पेंसिल का रेट है एक्स रुपए, तो दो पेंसिल का रेट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है। अब एक रबड़ 22 रुपए की है, तीन रबड़ कितने की हो गई, 3 बाई की हो गई। अब हमने ये रुपए बन गए, इनको जोड़ के ही तो हमने दुकानदार को पैसे दिए, कितने, 9 रुपए। तो ये पहली समीकरण हो गई आपकी। ऐसे ही दूसरी कंडीशन लिखेंगे, दूसरी शर्त लिखेंगे, आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो दूसरी शर्त में क्या है कि 18 रुपए का सामान लाए, कितनी लाए, चार पेंसिल है। एक पेंसिल कितने रुपए की है, एक्स रुपए की, तो चार पेंसिल कितने की हो गई, 4x की, सीधी सी बात है। एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो चार पेंसिल कितने की हो गई, 20 रुपए की, मतलब हमने इनकी गुणा कर दी। तो ऐसे ही अब पेंसिल कितने की है, एक्स रुपए की है, तो चार पेंसिल कितने की हो गई, 4x की हो गई, ठीक है। प्लस रबड़ लिए हमने 6 और एक रबड़ 22 रुपए की है, तो कितनी हो गई, 6 बाई, बराबर कितने रुपए दे के आए हैं, 9 रुपए दे के आए हैं। कितने रुपए दे के आए हैं यहाँ पे, हम 9 रुपए, 18 रुपए, सॉरी 18 रुपए दे के आए हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, ताकि ये क्वेश्चन हमारा हो जाए, बना समझ जाएंगे आप क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ, आप इस बात को आगे समझेंगे। तो मैं यहाँ पे चार पेंसिल की जगह पे तीन पेंसिल कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, अब थोड़ा अलग हो गया, अब क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे 3 कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये समीकरणें आ गई, अब इन समीकरणों से हमें क्या बनाना है, ग्राफ पे रेखाएं बनानी है। बताया था आपको कि ये क्या देंगे, एक सीधी रेखा देंगे, ये दोनों समीकरणें अपनी अपनी एक सीधी रेखा देंगी। तो सीधी रेखा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निर्देशांक लेने पड़ेंगे। पहली समीकरण से एक निर्देशांक मिलेंगे, मतलब एक रेखा के निर्देशांक, और इस वाली से दूसरी रेखा के निर्देशांक। तो पहली वाली से निर्देशांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक ले ली हमने, 2x प्लस 3y बराबर 9, ठीक है। 3x प्लस 9 बाई, वो सॉरी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये ले लिया हमने। और अब लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको एक इनमें से चरपद को इधर ही रोकना है। लेफ्ट साइड है ये, इधर वाली लेफ्ट हो गई और बराबर को उधर वाली राइट हो गई। लेफ्ट में ही आपको एक चरपद को रोकना है, ठीक है। एक चरपद हम रोकेंगे, कोई सा भी रोकेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बाई रोक लिया, क्या रोक लिया, बाई, ये हमने 3y रोक लिया, 2x को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2x, सही है, 9 माइनस 2x। यहाँ से बाई को हम खाली करेंगे, बाई खाली करने का मीनिंग है कि यहाँ से इसके पास से जो भी गुणांक होगा वो हमें हटाना होगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी है तो इसको हटाएंगे। तो 9 माइनस 2x बटे 3 कितना हो गया, 9 माइनस 2x बटे 3 हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना,
आपको एक टेबल बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में इस साइड हम बनाएंगे x और यहाँ बनाएंगे y, और इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, 3 खाने बनाएंगे, ठीक है। 3 ब्लॉक बना लिए हमने। अब देखिए यहाँ पे आप x का मान अपने पास से रखिए। कहाँ रखेंगे? अपने पास से। जैसे कि मैंने रखा 0, यहाँ 0 रखा, 2 गुणा 0 कितना हो गया? 0 हो गया। अब क्या बचा? 9/3। तो 3 से 9 में भाग करेंगे, कितना आया? 3। तो यहाँ रख देंगे 3। क्यों? ये y का मान आ गया। x आपने अपने पास से लिया और ये y का मान आ गया, ठीक है। तो ये निर्देशांक बन गया। पहला निर्देशांक क्या बन गया? x, y में होते निर्देशांक, तो पहला निर्देशांक आपका बन गया 0,3। कितना बन गया? 0,3। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे हम कोई भी नंबर रखेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए, भाई ऐसा पूरा आ जाए। पॉइंट में भी वैल्यू ना आए तो अच्छी बात है, अगर आ रही है तो कोशिश करेंगे कि छोटी वैल्यू आए, ताकि हम ग्राफ पेपर पे पॉइंट वाले नंबर्स को, दिक्कत होती है हमें बनाने में, हम पूरे पूरे लेने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लिया यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 रखा हमने, कितना रखा? 3, ठीक है। 3 दूनी 6। अब 9 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 हो गए। तीसरा ऐसे ही निकालेंगे, तीसरा हम ऐसे ही निकालेंगे। कोई भी नंबर देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया आपका, माइनस का भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप प्लस का लें, माइनस का भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया माइनस का, ले लेते हैं माइनस का, माइनस का लेते हैं, माइनस का 3 लेके देखें माइनस का, तो ये आपके प्लस के 6 हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस का 3 लिया हमने, माइनस का 3 लिया, तो माइनस के 3 की इसमें गुणा करी तो 3 दूनी 6, प्लस के 6 हो गई है, तो 9 6 कितना होगा? 15। और 3 से भाग करेंगे 15 में तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 पंजे 15। तो ये आपके तीनों निर्देशांक निकल आए। आप मिनिमम मैक्सिमम 3 लेंगे, मिनिमम 2 नहीं लेंगे। 2 में आपकी रेखा की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, गलत हो सकती है, दिशा गलत हो सकती है, इसलिए आपको 3 लेने हैं। ऐसे बना लिया। ऐसे ही आपको क्या बनाना है? समीकरण 2 से बनाना है, तो आप ले लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? समीकरण 2 है 3x प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। ये छोटी भी हो सकती है, जैसे मैं इसमें से 3 कॉमन कर लूँ, यहाँ से 3 कॉमन कर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी? देखिए 3 कॉमन किया, x प्लस ये कितने हो जाएगा? 2y बराबर 18। ये 3 इधर भेज दूंगा बटे में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 2y, ये बटे में जाके भाग हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास x खाली है, x खाली है, तो मैं यहाँ पे x को ही रोकूंगा, जरूरी नहीं है हर बार आप y को रोकिए, x रोक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो जाएगा 6 माइनस 2y, ये बन गया आपके पास में, ठीक है। अब आप फिर से टेबल बनाएंगे, टेबल बनाई हमने, ये टेबल तैयार की। इस टेबल में आपको x और y लेने हैं, ये x और y ले लिए, और ये निर्देशांक के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। अब आप x का मान नहीं रखेंगे, आप किसका रख रहे हैं यहाँ पे? y का। तो y का रखते हैं। पहले हमने y का मान 0 रखा, तो ये 0 हो गया, कितना बचा? प्लस का 6 बचा। अब हमने यहाँ पे कितना रखना है? y का मान 1 रख लीजिए, 1 रखा, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से, 6 माइनस 6 0, y का मान आपने कितना रखा? 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0 हो गया। ये आपके निर्देशांक आ गए। पहला आ गया 6,0 x, y होता है, दूसरा आ गया 4,1 आ गया, तीसरा आ गया आपके पास में 0,3 आ गया। तो इस तरीके से आपके निर्देशांक आ गए। अब इन निर्देशांकों को लेके हमें ग्राफ पे रेखाएं बनानी है, और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो करते हैं अपने ग्राफ को ड्रॉ। तो जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, आप थोड़ा सा फ़ोन को रोटेट कर लीजिए, अपनी स्क्रीन को। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इन निर्देशांक हैं हमारे, ये निर्देशांक दिए हुए हैं, इन निर्देशांक की हेल्प से हम अब ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये देख लेते हैं हम कि एक्स अक्ष पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नंबरिंग करनी है। यहाँ पे इस वाले में 3 करनी है और इधर 6 करनी है, ठीक है। 6 तक नंबरिंग करनी है हमें एक्स पे।
और माइनस में कितने तक करनी है नंबरिंग, माइनस में 3 तक करनी है। तो उसी अकॉर्डिंग हम वहाँ पे नंबरिंग करेंगे अक्ष पे। चलिए पहले लाइन बना लेते हैं, कार्तीय तल बनाते हैं अपने। कार्तीय तल को बना के फिर देखते हैं कितनी नंबरिंग करनी है। तो कार्तीय तल बनाने के लिए आप पेपर के बीचों बीच में लाइन को ड्रॉ कर लें। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हमारी हो गई बाई अक्ष। और ये मोटी वाली लाइन पे आपको, जो आपको दिख रहा है ये मोटी वाली लाइन, इस पे ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बारीक वाली लाइंस पे आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं बीचों बीच में अपनी एक्स अक्ष को, पेपर के बिल्कुल बीचों बीच में जैसी नीड हो वैसी आप ड्रॉ कीजिए। जिधर के नंबर ज़्यादा हो उधर के लिए आप स्पेस ज़्यादा रखिए। जैसे एक्स में इधर के नंबर ज़्यादा हैं तो बाई को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमने एक्स अक्ष अपनी बना ली, ये हमने एक्स अक्ष बनाई है, ठीक, दिख रही होगी आपको लाइन। अब ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो अब हम देखेंगे एक्स अक्ष पे छोटा से छोटा नंबर कितना जाएगा, मतलब माइनस का नंबर कितना जा रहा है और प्लस का नंबर किधर जा रहा है। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको एक्स, और ये एक्स डैश, डैश इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है। ये हमारा बाई डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स पे हम देखते हैं हमारे सबसे ज़्यादा और सबसे कम नेगेटिव वैल्यू कितनी है। नेगेटिव वैल्यू आपकी -3 तक जाएगी एक्स पे, और पॉजिटिव वैल्यू एक्स की 6 तक जाएगी हाईएस्ट। तो वही नंबरिंग आप यहाँ पे करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं। तो ये आपका प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, 4 हो गया ये, और ये आपका 5 एंड ये 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपने कट लगा दिया, यहाँ पे कट शो करा दिया कि यहाँ पे हमारी नंबरिंग हो रखी है, ठीक है। 6, एक नंबर हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 हो गया। अब हमारी इस नेगेटिव साइड में, माइनस वाली साइड में माइनस के 3 जाएंगे, तो माइनस का 1 हो गया, इस पे माइनस का 2 हो जाएगा, और इस पे आपका माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। और एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, माइनस का 4 ले लेंगे, ठीक है, माइनस का 4 ले लेंगे। ये हमने एक्स पे नंबरिंग कर ली। ऐसे ही हमें किस पे करनी है, बाई पे नंबरिंग करेंगे। अब हम किस पे करेंगे, बाई पे नंबरिंग करेंगे। ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको ग्राफ में। बाई पे देख लेते हैं। बाई पे आपकी पॉजिटिव में 5 है, और इधर भी पॉजिटिव में ही है, ठीक है। तो अब हम इनको बनाते हैं। बाई पे पॉजिटिव में ही नंबर है, नेगेटिव में कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास में, तो हम बाई पे पॉजिटिव में नंबर ड्रॉ करते हैं। तो आपका पॉजिटिव साइड आपकी ऊपर 1, बाई की नेगेटिव नीचे होगी आपकी 2, 3, और ये आपका 4, ये आपका 5, और एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 6 हो गया, ठीक है। ये हो गए आपके। लाइट के इफेक्ट की वजह से आपको ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको शो हो रहा होगा ये, ठीक। चलिए अब हम अपने निर्देशांक को इस कार्तीय तल में बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम पहली वाली रैखिक समीकरण के निर्देशांकों को बनाते हैं। पहली वाली समीकरण के निर्देशांक क्या है, 0,3, 3,1। चलिए लिख लेते हैं एक साइड में, हमारे पास कौन कौन से निर्देशांक हैं दिख रहे हैं, यहीं से बना लेते हैं। पहला हम बनाते हैं 0,3, ये वाले निर्देशांक को बनाते हैं हम, ये इन वाले निर्देशांक को। तो ये 0,3 को ड्रॉ करते हैं। तो 0 आपका ये हो गया, एक्स अक्ष पे 0 चल रहा है और वाई अक्ष पे 3 चल रहा है। तो आपका ये आ गया पॉइंट 0,3 का। किसका आ गया, 0,3, ये आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा है 3,1, एक्स पे 3 चल रहा है, और यहीं से आपको वाई पे 1 चल रहा है। ये आ गया पॉइंट आपका, कितना हो गया ये, 3,1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको -3,5 चलना है। तो माइनस का 3 आपका ये है, और यहीं से आपको क्या चलना है, 5। तो ये रहा 5 यहाँ पे, ये रहा 5 है ना। तो ये आपका कितना हो गया, -3,5। जिस पॉइंट के निर्देशांक जो भी हैं वो आपको लिखने होंगे। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ज्वाइन कराते हैं। इन तीनों को हम ज्वाइन कराएंगे।
मिला देंगे इन तीनों को स्केल की हेल्प से। ये तीनों पॉइंट्स हम मिला देंगे और हमें एक लाइन मिल जाएगी, ये वाली। ये हमने लाइन बना दी, ठीक है। इस लाइन के ऊपर हमें समीकरण लिखनी है, किस लाइन की, किस रेखा की ये, सॉरी जिस समीकरण की ये रेखा है वो समीकरण हमें इस पे नोट करनी होगी। तो नोट कर देंगे इस पे, ये कौन सी समीकरण की रेखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 की ये रेखा हो गई, ठीक है। उस समीकरण की रेखा हो गई, दिख जाएगा आपको, दिखा देंगे, ये मैंने इधर लिख दिया। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब हम ये वाले निर्देशांक ड्रॉ करते हैं सेकंड वाली समीकरण के, और इससे एक लाइन बनाएंगे। तो पहला निर्देशांक है 6,0। 6 कितना है आपके पास में, 6 कहाँ पे, ये रहा 6,0, यहाँ पे 6,0 पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसके निर्देशांक आप लिख देंगे 6,0, ठीक है। दूसरा निर्देशांक है 4,1। 4,1 लिखेंगे, तो 4 ये है और 1 आपका ये है, ठीक है। इस पे लिखेंगे 4,1, ये निर्देशांक हो गया आपका। और तीसरा है 0,3। 0,3 ये रहा आपका, ठीक है। 0,3 ये वाला है आपका, यहीं पे आ जाएगा ये आपका। तो इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे। अब ये 3 पॉइंट हमारे पास आए हैं, 1 2 3, इन तीनों को मिला देंगे हम स्केल की हेल्प से, ठीक। और जब मिलाएंगे तो देखिए ये हमारे कहाँ पे कट कर रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। लाइन थोड़ी सी चेंज होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया आपका, 0,3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ गया, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितना आ रहा है आपका, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ रहा है, 0,3, 0,3। और यहीं से अगर हम पता करें तो x की वैल्यू कितनी आई, 0, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये हमारे हल हो गए। रेखाएं जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करेंगी वही उस दोनों समीकरण युग्मों का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। प्रतिच्छेद करनी चाहिए रेखाएं हल के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हल जो आया है, x का मान 3 आया और y का मान, वो सॉरी x का मान 0 आया और y का मान 3 आया। ये हम अपनी समीकरण में रख के चेक करते हैं। इस वाली समीकरण में हम रख के चेक करते हैं। पहली समीकरण हमारी ये थी, तो x का मान हमारे पास कितना है, x का मान 0 है और y का मान 3 है। अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो 2 गुणा 0 ये 0 हो गया, और यहाँ y की जगह पे 3 रख दिया तो 3 3 9 हो गया, मतलब 9 बराबर 9। तो मतलब ये समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, संतुष्ट कर रहे हैं। x और y के वही आंसर आंसर होते हैं जो इन दोनों समीकरणों को क्या करें, संतुष्ट करें, है ना। x y की वो वैल्यूज जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें वही इसका हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख के देखते हैं, तो 0 गुणा 3 कितना हो गया, 0 हो गया, और 6 गुणा 3, यहाँ देखो यहाँ x का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा। तो मतलब ये जो आंसर आए हैं ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं और इसीलिए ये इसका हल भी हो जाएगा। इस तरीके से हमने चेक कर लिया, ये आपका ग्राफ बन गया। इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं कट करेंगी वहीं पे आपको इसका हल मिल जाएगा। तो ग्राफ के थ्रू तो हम ऐसे निकालते हैं। सपोज हम कैसे पता करें कि दो समीकरणें हमारे लिए जो दी हुई हैं, ये दोनों समीकरणें हमारे लिए दी हुई हैं, तो ये दोनों क्या हमेशा एक दूसरे को कट करेंगी, तो इस बात का हमें पता नहीं है, ठीक है। इस बात का हमें पता नहीं है कि हमेशा ही ये कट करेंगी, ऐसा भी थोड़ी नहीं हो सकता। और जरा आप सोचिए, आपके पास दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, ये दो लाइन है आपके पास में, ये दो लाइंस को आप कितनी तरीके से मैच करा सकते हैं, मैच मतलब इनके साथ कितनी तरीके से एक दूसरे को कट करा सकते हैं, नहीं करा सकते। आप एक ही तरीके से ऐसे करा लीजिए, बात वही हो जाएगी। आप चाहे ऐसे कराइए या ऐसे कराइए, इंटरसेक्ट होंगे, मतलब प्रतिच्छेद होंगे ही होंगी, ऐसी एक ही पॉइंट पे। ये कितने पॉइंट पे हो रहा है, एक पॉइंट पे। दूसरा, ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएं, समांतर हो जाएं, ठीक है। जब समांतर हो जाएंगी तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और हल आने के लिए एक दूसरे को कट करना चाहिए। तो इसका मतलब जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो रेखाओं का कोई भी हल नहीं आएगा, ठीक।
पहली कंडीशन में दोबारा देखते हैं, पहली कंडीशन में एक दूसरे को कट कर रहे थे, चाहे किसी भी शेप में कट करें, ऐसे एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कट करने को हम कहते हैं प्रतिच्छेद। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है कि एक स्पर्श करना, एक बिंदु पर स्पर्श करना, ठीक है, किसी भी एक बिंदु पर वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। कट इसीलिए नहीं कह सकते कि दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी लाइन, ठीक है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरीके से हो गया पहली वाली कंडीशन। तो इसमें एक बिंदु पे हल कर रहे हैं, वो एक बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका हल आएगा। आगे हमारे पास में ये भी हमने देख लिया, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। अब दूसरी कंडीशन है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएं, समांतर हो जाएं, हो गई समांतर। अब समांतर होने पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे प्रतिच्छेद तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन हो जाए कि एक के ऊपर एक रेखा आ जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक रेखा आ जाए जो क्या कर ले, नीचे वाली रेखा को ऊपर वाली रेखा ढक ले, जैसे अभी इस टाइम पे ढक रखा है। तो इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को मैथ में बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? हम इस कंडीशन बोलते हैं संपाती, है ना, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो गए। अब इस कंडीशन में ये एक दूसरे को दोनों जुड़ गए। अब ध्यान से देखिए, दोनों जुड़ गए, मैंने अभी साइड में घुमा दिया इसको, ये दोनों जुड़ गए। अब ये दोनों जुड़ गए तो ये ध्यान से बताइए कितने पॉइंट पे स्पर्श कर रहे हैं? बहुत सारे पॉइंट पे स्पर्श कर रहे हैं। कितने पॉइंट पे कर रहे हैं? बहुत सारे। तो मैथ में हम इस बात को कहेंगे कि अनंत बिंदुओं पर ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। कितने बिंदुओं पे? अनंत बिंदुओं पे। इतने इतने बिंदु हैं, इतने पॉइंट हैं, जितने पॉइंट हैं कि आप गिन नहीं सकते। इसलिए हमने क्या कह दिया, अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। जब अनंत बिंदुओं पे स्पर्श कर रहे हैं तो एक बात बताइए, एक बिंदु पे स्पर्श करने पे हल कितने आए? एक आए। और जब अनंत बिंदु पे स्पर्श करेंगे, अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे संपाती केस में, तो हल भी कितने होंगे? अनेक हल होंगे, क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श करने पर क्या होगा? एक हल आएगा। सही है, एक बिंदु पर स्पर्श करने पे कितने हल आएंगे? एक हल आएगा। और जब बहुत सारे बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे तो कितने आएंगे? अनेक हल आएंगे। तो दो ही केस में हल आएंगे, एक तो संपाती के केस में आएगा और एक प्रतिच्छेद के केस में आएगा। जब समांतर होंगी रेखाएं तो कोई हल नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो जो बात अभी हमने की थी वही बात हमने लिख ली है, इस बात को कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मीनिंग हो गया कि उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दूसरा हल नहीं होगा। और कैसी होंगी ये समीकरणें? आब्रोधी या संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। याद रखना आप, संगत समीकरण कहलाती हैं ये कौन सी? जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, जिनका अद्वितीय हल होता है, वो समीकरणें क्या कहलाती हैं? संगत समीकरणें कहलाती हैं। संगत समीकरण युग्म कहलाता है या अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चन हैं आपके उस पे। दूसरा, रेखाएं जब समांतर हों तो समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। यही बात हमने अभी की थी, कोई भी समीकरण हल नहीं होता, ठीक है, समीकरणों का हल नहीं होता। जब समीकरणों का हल नहीं होता है तो ऐसी समीकरणों को हम क्या कहते हैं? असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। भाई जिनका हल आया है, चाहे वो एक आए चाहे वो चार आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनका हल आएगा वो समीकरणें क्या हो जाएंगी? संगत समीकरण हो जाएंगी। तीसरा, ऐसी रेखाएं जो संपाती होती हैं। भाई संपाती का मीनिंग अभी बता दिया कि एक के ऊपर एक रेखा आ जाए। तो ऐसी समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से मतलब जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, अनेक हल होते हैं उनके। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होंगे तो ऐसी समीकरणें क्या कहलाएंगी? आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहलाएंगी। तो जाहिर सी बात है, कौन सी समीकरणें संगत होंगी? जो प्रतिच्छेद करेंगी और आपकी क्या करेंगी? संपाती होंगी। वही उन्हीं समीकरणों का आपका हल आएगा। तो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में कैसे पहचाने। बिना ग्राफ बनाए हम ये भी पता कर सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, संपाती हैं, समांतर हैं, ये सब हम पता कर सकते हैं बिना ग्राफ बना के, ठीक है। तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन की जगह पे मैं ये वाली समीकरण यूज कर ले रहा हूँ। b1 बाई
प्लस C1 बराबर 0। ये व्यापक समीकरण है, व्यापक रूप है उनका रैखिक युग्म समीकरणों का। ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो समीकरण हो गए आपके पास। अब आप क्या करेंगे, सवाल है आपके पास में ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें से आप x का गुणांक निकालेंगे, a अलग निकालेंगे। ठीक है, जो भी आया आपके पास में उसका अनुपात आप A2 के साथ में लेंगे। किसके साथ में लेंगे, इसका अनुपात दूसरी समीकरण के साथ में लेंगे। इस x का अनुपात इस वाले x के अनुपात के साथ में लेंगे, इसके गुणांकों का। ठीक है, ये पहली समीकरण होगी। पहली समीकरण में से A1 लेंगे, A1 कहाँ मिलेगा आपको, x के पास मिलेगा। दूसरी समीकरण से आपको A2 लेना है, वो कहाँ मिलेगा, वो भी x के पास। सीधी सी बात, अगर हम कहें कि x के आपको गुणांकों का अनुपात लेना है, सीधी सी बात, x का गुणांक यहाँ पे A1 है और यहाँ x का गुणांक A2 है, इन दोनों का आपको क्या लेना है, अनुपात लेना है। दूसरा आपको y के गुणांकों का अनुपात लेना है, y का गुणांक b है तो इसलिए B1/B2। अनुपात ऐसे ही लेते हैं बटे में करके, और अनुपात के चिन्ह से भी लगा सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो दूसरा अनुपात आपका क्या लेना है, C1/C2। ये तीन अनुपात आपको ले लेने हैं। क्या करना है आपको, ये तीन अनुपात आपको निकाल लेने हैं अपने सवाल से। ठीक, और तीन अनुपात निकालने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ कंडीशंस चेक करनी है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं या समपाती हैं या समांतर हैं। कैसे, अगर पहली कंडीशन में अगर A1/A2 मतलब A का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं आता है y के गुणांकों के अनुपात के। बहुत ध्यान से समझेंगे, हमने x के गुणांकों का अनुपात निकाला और y के गुणांकों का अनुपात निकाल लिया, अलग वैल्यू निकाल ली हमने, है ना, है ना। वो अगर बराबर नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं, तो हम इस केस को क्या कहेंगे कि रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने की कंडीशन है ये। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या स्पर्श कर रही हैं, तो ऐसे केस में कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। केवल एक हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा तो समरैखिक समीकरण कैसी होंगी, संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत भी होंगी। याद रखेंगे आप इस बात को। अब दूसरी कंडीशन में पता चल जाएगा आपको इससे कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस केस में जब ये और ये बराबर ना हो तो आपको सी चेक करना ही नहीं है। दूसरी कंडीशन में रेखाएं, देखो ध्यान से आप, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर आ जाए C1/C2। तीनों अनुपात के मान बराबर आ जाएं। तीनों अनुपातों के मान कैसे आ जाएं, बराबर हो जाएं। कैसे हो जाएं, बराबर। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी आपकी, समपाती। मेन आपको ये दो ही ध्यान नहीं रखने हैं आपको। ठीक है, या तो A और B बराबर ना हो, और जब बराबर हो तो तीनों बराबर हो जाएं। ठीक है, जब तीनों बराबर होंगे तो समपाती, और A और B बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद, है ना। जब तीनों बराबर हो जाएंगे अनुपात, तो हम बोल देंगे कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती। और कैसे हल होंगे इसके, जब समपाती हो जाएंगी तो अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे तो अनेक हल हो जाएंगे, और अनेक हल होने के साथ में कैसी हो जाएंगी, समीकरणें आपकी संगत हो जाएंगी। सही है। अब तीसरे पॉइंट की, लास्ट वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। समांतर का केस रह गया आपका। ठीक है, उसी की बात करते हैं। A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के। सही है, किसके बराबर आ जाए, B1/B2 के। जब B1/B2 के बराबर आ जाएगा तो आप C तो मिलाएंगे ही ना, C तो मिलाएंगे ही। अगर C1/C2 बराबर आ जाता तो आप समपाती बोल देंगे। अगर C1/C2 बराबर नहीं आता है इस केस में, तो आपको क्या बोलना है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, मतलब पैरेलल हो गई, समांतर रेखाएं हो गई। और समांतर रेखाओं का कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता। और ऐसी समीकरणें क्या कहलाती हैं, असंगत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, असंगत कहलाती हैं। तो अभी हमने जो ये एक समीकरणों का हम युग्म ले लेते हैं और चेक करके देखते हैं, बता देंगे कि भाई ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं या असंपाती हैं, वो सॉरी प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं। तो देखिए, x-2y बराबर 0, और दूसरी समीकरण लिख लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब हम पता कैसे करें ये दोनों
कैसी हैं, तो हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लीजिए। x के गुणांक का अनुपात इधर से 1/3 हो गया, इधर 3 है इधर 1 है, 1/3 हो गया। दूसरा निकालते हैं, ये -2 है, ये -4 है। ध्यान से देखिए, -2/4, यहाँ से कितना आएगा 1 2, तो कितना आ गया आपके पास -1/2। ध्यान से देखिए ए और बी बराबर नहीं है। जब आपको ए और बी बराबर नहीं मिलेंगे तब आपको सी पे जाना ही नहीं है। जब ए और बी बराबर नहीं है तो आप बताइए, ए और बी के अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हो गई, प्रतिच्छेद। तो ये किसका केस हो गया, प्रतिच्छेद का केस हो गया, सीधी सी बात है। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, दूसरा केस कोई ले लेते हैं समीकरण। ये हमने 2x + 3y -9 बराबर 0, और ले लेते हैं एक समीकरण 4x + 6y -18 बराबर 0। अब इसका निकालते हैं तो देखिए 2/4 का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 कर दिया। और 3/6 का प्लस के हैं तो 3/6 का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब 3/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 सॉल्व करके लिख लिया। और -9 -18, तो देखिए -9/-18, माइनस से माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 1/2। भाई तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आ गए तो रेखाएं कैसी हो गई, समपाती, और इसके ये कैसी हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। सही है, क्लियर है। एक समांतर का ले लेते हैं, समांतर का केस। तो x + 2y -4 बराबर 0, और 2x + 4y -12 बराबर 0। तो देखिए इसमें 1/2 तो आ गया x के गुणांक का अनुपात, और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख लिया। a और b बराबर आ गए। अब आपको क्या चेक करना है, c चेक करना है। c है -4/12, तो -4/12 को यहाँ लिखते हैं -4/12, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, ये आया 1/3। तो देखिए c बराबर नहीं है, ए और बी तो बराबर हैं लेकिन सी बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी हो गई, समांतर। कैसी हो गई, समांतर हो गई। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि रेखाएं बिना ग्राफ बनाए रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, संपाती हैं या आपकी समांतर हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वहाँ भी ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आराम से ड्रॉ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है।